आज हम एक ऐसे अनोखे राज की कहानी में चल रहे हैं जो लगभग 2000 साल तक चला। सोचिए, एक ऐसा राजपाट जहां राजा अपनी प्रजा से टैक्स ही नहीं लेता था। ये कहानी है नागवंशी राजवंश की, जिसने आज के झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर शासन किया। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कोई राजपाट अपनी प्रजा से कोई टैक्स लिए बिना 2000 साल तक कैसे चल सकता है। ये कहानी एक अनोखे सिस्टम के बनने और फिर बाहरी ताकतों के दबाव में धीरे धीरे बिखरने की है। तो चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागवंशी राजवंश की, एक बहुत ही प्राचीन भारतीय राजवंश जिसने आज के झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर, आप सोचिए, लगभग 64 ईस्वी से लेकर करीब करीब 2000 सालों तक शासन किया। इस राजवंश की नींव रखी थी फणी मुकुट राय ने, लगभग 64 ईस्वी के आसपास। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि यह राज तलवार के दम पर नहीं जीता गया था। कहानी के मुताबिक वो सर्प देवता पुंडरीक नाग के बेटे थे, जिन्हें एक मुंडा आदिवासी मुखिया मदरा मुंडा ने गोद लिया और फिर अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। मतलब इस राज की नींव ही जीत पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक मेलमिलाप पर रखी गई थी। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये बिना टैक्स वाली अनोखी व्यवस्था चलती कैसे थी। मतलब इसका पूरा ढांचा क्या था, कैसे ये सब मुमकिन था। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो आत्मा थी वो एक सोच थी। राजा खुद को प्रजा का संरक्षक मानता था, मालिक नहीं। और राज्य के खर्च के लिए उसके लिए राजा की अपनी जमीनें होती थीं, जिनसे अनाज और दूसरी चीजें आ जाती थीं। लेकिन आम लोगों से कोई रेगुलर टैक्स नहीं लिया जाता था। इस पूरी व्यवस्था को, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड थी, उसे चलाने के लिए 3 लेवल पे बांटा गया था। सबसे ऊपर था राज्य, जिसमें राजा और उसकी परिषद होती थी। बीच में थी पट्टी, या जिसे पढ़ा भी कहते थे। और सबसे नीचे इसकी नींव के तौर पर था गांव। ये ढांचा ऐसा था कि राजा का अधिकार भी बना रहे और स्थानीय लोगों को अपनी आज़ादी भी महसूस होती रहे। तो देखिए, हर लेवल पे काम एकदम साफ बटा हुआ था। राज्य के लेवल पर राजा और दीवान थे, जो आज के वित्त मंत्री की तरह काम करते थे। फिर पट्टी के लेवल पर, जो कि 10-12 गांवों का एक समूह होता था, वहां भुईहर पारंपरिक मुखिया थे और पाहन धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। और गांव के लेवल पर महतो गांव के मुखिया होते थे, और भंडारी वो राजा की निजी जमीनों का मैनेजमेंट देखते थे, जिससे राज का शुरुआती खर्च चलता था। यह सिस्टम सदियों तक बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहा। सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। लगभग 1585 ईस्वी में मुगलों के आने से इस अनोखे सिस्टम पर बाहरी दबाव पड़ना शुरू हो गया और सब कुछ बदलने लगा। मुगलों ने एक नई चीज शुरू की, जिसे कहते थे नजराना। अब सुनने में तो ये एक तोहफे जैसा लगता है ना, कि भाई राजा अपनी तरफ से एक भेंट दे रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द ये एक अनिवार्य सालाना टैक्स बन गया, जिसे कहा जाने लगा मालगुजारी। और बस यहीं से उस कल्याणकारी टैक्स फ्री सिस्टम का अंत शुरू हो गया। इस दबाव को समझने के लिए राजा दुर्जनसाल की कहानी सबसे सटीक है। उन्हें मुगलों ने ग्वालियर के किले में कई सालों तक कैद करके रखा, और उनकी रिहाई सिर्फ एक ही शर्त पर हुई, कि वो मुगलों को हर साल एक भारी भरकम रकम देंगे। ये रकम थी 6000 रुपए सालाना। अब जरा सोचिए, एक राजा जो अपनी प्रजा से एक पैसा भी टैक्स के तौर पर नहीं लेता, वो हर साल इतनी बड़ी रकम कहां से देगा। जाहिर है उन्हें अपनी सदियों पुराने परंपरा को तोड़ना ही पड़ा। और इस बाहरी डिमांड को पूरा करने के लिए राजा को मजबूरन अपनी ही प्रजा से टैक्स वसूलना पड़ा। और इस नए काम के लिए एक नया पद भी बनाया गया, जागीरदार। मतलब राजा और प्रजा के बीच अब एक बिचौलिया आ गया था, एक टैक्स कलेक्टर, जिसने उस भरोसे के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मुगलों ने तो सिर्फ व्यवस्था को बदला था, लेकिन अंग्रेजों ने तो नागवंशी शासकों की पहचान ही बदल कर रख दी। उनके आने से इस पारंपरिक शासन पर आखिरी और सबसे गहरी चोट पड़ी। तो ये पूरा सफर देखिए, कैसे एक आजाद टैक्स फ्री राज धीरे धीरे अपनी पहचान खोता गया। कहानी शुरू हुई 64 ईस्वी में एक करमुक्त मॉडल पर। फिर 1585 में मुगलों ने नजराना शुरू किया। उसके बाद 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिल रही और इस इलाके पर उनका कंट्रोल हो गया। और आखिर में 1793 में आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस एक कानून ने नागवंशी राजाओं का दर्जा एक शासक से घटाकर सिर्फ एक जमींदार का कर दिया।
जो कभी अपनी प्रजा के रक्षक थे, वो अब ब्रिटिश सरकार के लिए टैक्स वसूलने वाले एजेंट बन गए। सोचिए, 2000 साल से चली आ रही एक पहचान रातों रात सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर की नौकरी बनकर रह गई। शासक और प्रजा का वो पुराना रिश्ता ही खत्म हो गया। राजा की असली प्रशासनिक और न्यायिक ताकतें छीन ली गईं। पढ़ा पंचायत जैसी स्थानीय न्याय प्रणालियां बेकार हो गईं और उनकी जगह ब्रिटिश राज की अपनी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था ने ले ली। और इस तरह लगभग 2000 साल तक चली एक स्वदेशी शासन प्रणाली का, एक सोच का हमेशा के लिए अंत हो गया। ये सिर्फ एक राजवंश के पतन की कहानी नहीं थी, ये शासन के एक अनोखे दर्शन का अंत था। तो नागवंश की ये कहानी सिर्फ एक क्षेत्रीय इतिहास नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे बाहरी राजनीतिक और आर्थिक ताकतें किसी भी इलाके की गहरी जड़ों वाली सामरिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती हैं और आखिरकार उसे खत्म भी कर सकती हैं। और यहीं पर एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस पूरी व्यवस्था के औपचारिक रूप से खत्म होने के बाद भी क्या इसके कुछ हिस्से आज भी झारखंड के स्थानीय समुदायों की सामाजिक बनावट में जिंदा हैं? क्या पढ़ा, महतो या पाहन जैसी संस्थाएं आज भी किसी रूप में मौजूद हैं? और अगर हैं, तो उनका क्या महत्व है? ये एक सोचने वाली बात है।